2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने इसके बाद डाटा सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई की है और अब तक हमारे पास कई डाटा सेंटर यूपी के अंदर स्थापित हो चुके हैं और कई हमारे पास प्रस्तुत हैं। लेकिन उसका क्लस्टर किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और ये जो न्यू ऑयल के रूप में काम करेगा, इसकी उपयोगिता को हमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझना होगा। खासतौर पर जो डिजिटल डाटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको मैनेज करना, ये 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं उसकी जो होती हैं और उसी दिशा से हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, यानी अब तक शासन की जो कार्यप्रणाली थी, हमने डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया को क्यों आगे बढ़ाया। आप अक्सर देखते रहे होंगे, आप तो मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में भी आपने, इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी आपने लंबे समय तक आपने कार्य किया है। आप देखते रहे होंगे और बहुत बार गलती मंत्रियों की नहीं होती है, या लेकिन उन विभागों के माध्यम से कोई एक तरीके को माध्यम नहीं होता है, वो अलग अलग डाटा अलग अलग समय में देते रहे हैं। एक ही चीज के आंकड़े अलग अलग समय में अलग अलग एक ही विभाग दे देता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि सही डाटा नहीं होता तो हम उसके अनुसार फिर कार्य योजना और उसके अनुरूप रणनीति नहीं तैयार कर पाते हैं। और इसके लिए एक ये व्यवस्था, हमारी अप्रोच हमारा क्या होता था, अब तक हमारा जो अप्रोच होता था वह समस्या से समाधान की तरफ होता था। हम उसके बारे में ये नहीं कर पाते थे कि हमें फ्यूचर क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। हम नहीं, भाई आपने मुद्दा उठाया, किसी माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया, हमने उस समस्या का वहां पे समाधान करने के समय कार्रवाई कर दी। लेकिन इंडिविजुअल का ही नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए। इंडिविजुअल की बजाय यूनिवर्सल की दिशा में हम कार्य कर सकें, सबके लिए समान रूप से उसको लागू कर सकें, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। उसी भाव के साथ डाटा की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है और जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टिव की बजाय प्रिडिक्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल के रूप में वह कैसे कार्य करता है, ये एक बड़ा कार्य होगा। और उसी दिशा से सरकार अपनी डाटा स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की दिशा में कार्य कर रहा है, जो प्रदेश का एक सुप्रीम रेगुलेटर और आर्किटेक्ट के रूप में काम करेगा। इसमें डेटा इकट्ठा करना, उसको जोड़ने के असली गेम चेंजर क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी उसको कैसे हम आगे कार्य कर सकते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपने एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया था, लेकिन मैं आपको दूंगा। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एन्सेफेलाइटिस से वहां मौतें होती थी। हमारा ध्यान क्या होता था, उपचार पे। कोई बीमार हुआ उसको उपचार मिल जाना चाहिए, उन्मूलन की तरफ हम नहीं गए। हम लोग 17 में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उपचार के लिए जो भी आपको चाहिए उतना पैसा लगाइए, सब कुछ ठीक करिए, हॉस्पिटल्स ठीक करवाइए, सब कुछ ठीक करो, लेकिन उन्मूलन पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किए और डाटा एकत्र करने के बाद हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि वास्तव में इस बीमारी के पीछे क्या है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होते थे इंडिविजुअल की ही हम उपचार की व्यवस्था करते थे। आज भी होता क्या है, आपने आर्सेनिक की बात की, आपने कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की समस्या आती है। आप देखते होंगे अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी अलग अलग समय में देखने को मिलती हैं। हर जगह डेंगू नहीं होता, हर जगह इंसेफ्लाइटिस यूपी के अंदर नहीं होता, हर जगह मलेरिया नहीं होता, हर जगह कालाजार या चिकनगुनिया नहीं होता। ये सभी बीमारियां अलग अलग जगह में, या हर जगह कैंसर नहीं होता। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बीमारियों को उसके क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप बीमारियां भी उसके अनुसार ही वहां पर देखने को मिलती हैं। वहां की जो भी जैव पारिस्थितिकी दिखती है उसके अनुरूप दिखने को मिलती है। हम लोगों ने वहां पे भी इस चीज को किया, ये डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के बाद इस चीज को पाया कि आखिर ये जो मरीज हैं कहां से ज्यादा आ रहे हैं, कारण क्या है।
हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे और पहुंचे थे कि दो कारण है। जहां शुद्ध पेयजल का अभाव है और खुले में शौच लोग करते हैं, वहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें ज्यादा हैं। अब उपचार की व्यवस्था, उपचार के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और हर घर में शौचालय का निर्माण, इस सरकार के द्वारा जो प्रोएक्टिव अप्रोच गवर्नमेंट का था, यूनिवर्सल अप्रोच गवर्नमेंट का था, इंडिविजुअल के लिए भी किया गया, लेकिन यूनिवर्सल जब किया गया, परिणाम क्या है? परिणाम है जो 1200 से 1500 मौतें होती थी। आप दलितों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे कि हम समाजवादी करते थे, लेकिन आप लोग भूल गए कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हर वर्ष 1200 से 1500 मौत अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबों के बच्चों की होती थी, केवल इंसेफ्लाइटिस से। और 17 में ये बीमारी 17 तक देखने को मिली। ये सारे डाटा हमने एक साथ इकट्ठे करने के लिए टीमें लगाई, बहुत सारे संगठनों को हमने एक साथ जोड़ा था, बहुत सारे विभाग एक साथ जुड़े थे, और फिर हम लोगों ने जब एक साथ फोकस्ड कार्रवाई की, परिणाम क्या है? 19 के बाद इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो गया है। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं है और हर बच्चा बच गया है। हमने उसको जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे और दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे, जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी, उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी। आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने। लेकिन मैं वही कह रहा ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। और उसके लिए सरकार के प्रयास, आपके सिद्धार्थनगर तो इसका एक प्रकार का एपिसेंटर था। सबसे ज्यादा पेशेंट में जो इंसेफ्लाइटिस के मरीज माने जाते थे आपके सिद्धार्थनगर जनपद से आते थे, और सबका उपचार गोरखपुर में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होता था। क्या स्थितियां थी? दम तोड़ते थे लोग। बल आपके देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अज्ञात बीमारी दिखाई जाती थी। मुझे याद है, मैं 2007 में बलरामपुर गया। मैं बलरामपुर में गया था तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अज्ञात बीमारी से 10 बच्चों की मौत हुई।
मैं भौचक था, मैंने कहा भी 2007 में इनसे ये जो है अज्ञात बीमारी कौन सी है ये। तो मैं सांसद था, मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहां पे जो लक्षण थे, लक्षण के बाद मैंने सीएमओ से मुलाकात की। और मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं सीएमओ से मुलाकात किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो ये जो लक्षण है इंसेफ्लाइटिस के दिखते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग इन चीजों पर वो नहीं करते, इसलिए अज्ञात बीमारी बता करके मरना है तो मरने दीजिए। ये टिप्पणी थी उस समय के आपकी सरकार के समय के एक सीएमओ के। और हम लोगों ने जब आए, हम लोगों ने व्यवस्था दी। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है। पांडे जी देखिए, इस चीज को देखा जाना चाहिए, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करें लेकिन परिणाम ना आए, उस परिणाम का मतलब क्या है। आप घोषणाएं बहुत करें कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए में इतना काम कर लिया। क्या काम कर लिया? मैं तो जेपीएनआईसी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इन सबकी तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं, बता ही चुका हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है? यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या दे दिया समाजवादी पार्टी ने, यह महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं? हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। वो बोल सकता है, वो जा सकता है कहीं भी, कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देखता है, ये परसेप्शन दिया है। आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी, कल हमारे औद्योगिक मंत्री यहां बोल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक है। हर बड़ा उद्यमी निवेश करने का इच्छुक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पिक एंड चूज कुछ भी नहीं। एक नीतियों के साथ हमने सबको जोड़ा, सब कुछ नीति के अंतर्गत सब कुछ संचालित हो रहा है। और उन्हीं चीजों को लेकर के हम लोगों ने ये बातें यहां पर कहीं, और ये इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, लेकिन इसमें डाटा ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो आपने कहा था ड्रॉप आउट रेट के बारे में। देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय था कि शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेट रहा है, देखिए आपके समय में जो ड्रॉप आउट रेट था ये लगभग 6 से 7% के आसपास था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में। आज ये लगभग 0% से लेकर के 3 के आसपास है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? हम इसको नीचे लाने में क्यों सफल हुए? अलग अलग, ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज हम इसको सफल करने, इसको हम लोग ड्रॉप आउट रेट को नीचे न्यूनतम लाने में क्यों सफल हुए हैं? खासतौर पर देखिए, आम धारणा क्या थी, और मुझे अफसोस हो रहा था, आपने सीएम कंपोजिट विद्यालय की बात की। इस सीएम कंपोजिट विद्यालय केवल हम एक जिले में पहले चरण में 2 दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसको न्याय पंचायत स्तर तक बनाना चाहते हैं। 8000 न्याय पंचायतें हैं, 8000 न्याय पंचायतों में 8000 ऐसे विद्यालय बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इस बजट में भी हमने पैसा 150, हम गत वर्ष पैसा दे चुके हैं, 150 का इस बार भी हम पैसा दे चुके हैं। यानी पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में 1-1 बन जाए, और 1-1 बनने के बाद फिर हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे एक कैंपस के नीचे, एक छत के नीचे पढ़ेंगे। पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे, पर्याप्त मात्रा में छात्र होंगे, और एक ही कैंपस में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के बारे में
जानकारी उनको मिलेगी, स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी उनके पास होगी, क्यों नहीं कंपटीशन के योग्य हमारे बच्चे तैयार होंगे, क्यों नहीं तैयार होंगे। लेकिन आपने बनाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ड्रॉप आउट रेट के बारे में जो चर्चा हो रही थी कि डाटा का महत्व क्या है, दूसरा ड्रॉप आउट रेट का जो मैं बात कर रहा था, आप क्या करते थे, हम लोगों ने जब स्कूल मर्जर की बात की थी, आपने जो बात कही यहां पे कि साहब शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं है। अरे हम लोग जितने भी आए हैं सब शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए लोग ही यहां आते हैं, और शिक्षकों ने जब पढ़ाया तो हम यहां आए हैं। और मैं सही बताता हूं कि अगर कभी मेरा पुराना कोई शिक्षक मिलता है तो मैं आज भी उसको प्रणाम करता हूं। अब मैं आप देखो, आप व्यवहारिक आदमी हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं और बहुत सारी चीजें उम्र के साथ मुंह से निकल भी जाती हैं, लेकिन और उन चीजों को हम लोग जब बोल देते हैं, लेकिन मेरा मानना है शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और सरकार ने इसीलिए कहा कि हम कैशलेस की फैसिलिटी उन सभी शिक्षकों को देंगे, बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है, इन सबको हम देने जा रहे हैं। शिक्षकोत्तर कर्मचारियों को भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। और उसको ड्रॉप आउट रेट की जब हम बात कर रहे थे तो यह मान्यता क्या थी कि साहब बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं कि स्कूल दूर है। हम लोगों ने सर्वे किया, क्या यही सही कारण है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा गहराई से उसका जब विश्लेषण किया गया, डेटा का विश्लेषण किया गया, उसको देखा गया, एनालिसिस की गई कि क्या ये सच है, आया नहीं। बालिकाएं स्कूल इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, कहां बेटी जाएगी। और ये इस डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तय किया कि हर स्कूल में शौचालय होने चाहिए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। और ड्रॉप आउट रेट इसलिए हम 0 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ड्रॉप आउट रेट याद करिए ना, 17 के पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थी। 60% से अधिक बेटियां नंगे पैर जाती थी स्कूल। और आज हम लोगों ने उसी समय घोषणा की थी, जब मैं बुंदेलखंड दौरे में गया था, मैंने देखा था कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे। मैं गाड़ी रोका, मैंने पूछा भी कहां जा रहे हो, तो एक फटे हुए बैग लेकर के बेटी जा रही थी, कई अन्य बच्चे भी थे, नंगा पैर। मैंने कहा कहां जा रही हैं? का स्कूल। सर्दियों का समय, फटी हुई, फटा हुआ कुर्ता, नंगे पैर। मैंने कहा चप्पल नहीं है, चुप। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बच्चे को 100 रुपया दो खरीदने के लिए। उसने नहीं लिया। मैंने कहा अकेले स्कूल जाती हो, और कौन कौन लोग हैं? कहा नहीं, सब गांव के अन्य, सब गांव